उत्तर प्रदेश में गैर मान्यता प्राप्त मदरसों का पता लगाने के मकसद से किए जा रहे सर्वे का काम पूरा हो चुका है। बताया जा रहा है कि 7,000 से ज्यादा मदरसे मिले जो कि गैर मान्यता प्राप्त हैं। लेकिन गैर मान्यता प्राप्त मदरसों का सही आंकड़ा नवंबर में सर्वे रिपोर्ट प्रशासन को सौंपे जाने के बाद ही पता चल सकेगा। लेकिन आपको रिपोर्ट दिखाने से पहले बता देते हैं कि किस जिले में कितने मदरसे अभी तक गैर मान्यता प्राप्त मिले हैं। सभी 75 जिलों की बात की जाए तो 7,500 गैर मान्यता प्राप्त मदरसे मिले हैं। मुरादाबाद में 550 गैर मान्यता प्राप्त मदरसे हैं, जबकि बस्ती में 350। वहीं अगर हम बात लखनऊ की करें तो 100 गैर मान्यता प्राप्त मदरसे यहां पर मिले हैं। प्रयागराज में सर्वे रिपोर्ट के मुताबिक 90 मदरसे ऐसे हैं जिनको मान्यता नहीं मिली है, तो आजमगढ़ में 95 गैर मान्यता प्राप्त मदरसे हैं। इसी तरह से मऊ में इनकी संख्या 90 है। कानपुर में 85 से ज्यादा मदरसे ऐसे मिले हैं जो कि गैर मान्यता प्राप्त हैं। अब आप ये जान लीजिए कि मदरसों के सर्वे का मकसद क्या था। बहुत जरूरी है ये जानना कि सर्वे का उद्देश्य क्या था। उत्तर प्रदेश में योगी सरकार ने अवैध मदरसों की पड़ताल शुरू की तो सर्वे के दौरान हैरान कर देने वाले खुलासे होने लगे। पता चला है कि 75 जिलों में करीबन 7,500 गैर मान्यता प्राप्त मदरसे चल रहे थे जिनका पंजीकरण नहीं किया गया था। अधिकारी ने जब रिपोर्ट तैयार की तो पता चला कि सरकार की नाक के नीचे शहर शहर बिना रजिस्ट्रेशन के मदरसे चलाए जा रहे थे, जिसकी जानकारी सरकार को नहीं थी। अब इन अवैध मदरसों को बंद करने के लिए नोटिस भेजा जा रहा है। मदरसों के सर्वे के लिए गठित टीम अपनी रिपोर्ट 31 अक्टूबर तक जिलाधिकारियों को सौंपेगी। सर्वे में 12 सवाल पूछे गए और इसी आधार पर यह तय किया गया कि कौन से मदरसे बिना मान्यता के चल रहे थे और किसने अपना रजिस्ट्रेशन करवा रखा था। देखिए, सर्वे रिपोर्ट में तो 12 सवाल थे। एक का जवाब जो है वो ऑफिसर्स को देना था और 11 का सवाल मदारिस को देना था। जैसे मदरसे का नाम क्या है, किस सोसाइटी के तहत रजिस्टर्ड है, ट्रस्ट के तहत रजिस्टर्ड है, किसके तहत चल रहा है, इसकी फंडिंग कहाँ से होती है, इसमें तालीम का निज़ाम क्या है, बच्चों के क़याम का नज़म क्या है, सैनिटरी का क्या निज़ाम है और जो हाइजेनिक का किस अंदाज में सिस्टम आपने कायम कर रखा है, उसमें दारुल देवबंद खरा उतरता है और खरे से ज़्यादा खरा उतरता है। ये सर्वे असली नकली का नहीं बल्कि शिक्षा और शिक्षा के केंद्र की उनकी संख्या, उनकी व्यवस्था की सही जानकारी प्राप्त करना है। चेयरमैन ने बताया कि सर्वाधिक 550 से ज्यादा गैर मान्यता प्राप्त मदरसे मुरादाबाद में मिले हैं। बस्ती में 350, लखनऊ में 100, प्रयागराज में 90, आजमगढ़ में 95, मऊ में 90 और कानपुर में 85 से ज्यादा मदरसे मिले हैं। अब इन सभी मदरसों को नोटिस भेजा जा रहा है। योगी सरकार जिस तरीके से 2017 के बाद से अभी तक मदरसों के बेहतरी के लिए, वहां के नौजवान छात्रों के अच्छी तालीम के लिए काम कर रही है, आने वाले दिनों में हम इसी दिशा में और भी अच्छा काम करेंगे। सरकार का दावा है कि जितने भी मदरसों का सर्वे हुआ है उस डेटा का इस्तेमाल सिर्फ इन मदरसों में पढ़ने वाले बच्चों को बेहतर शिक्षा देने का मकसद है। इन मदरसों को यूपी मदरसा शिक्षा बोर्ड से जोड़ने की कोशिश है। सर्वे रिपोर्ट काफी सार्थक सिद्ध होगा। एक एक नौजवान तक सरकार की योजना पहुंचे, यही योगी सरकार की प्राथमिकता है। और आंकड़े आने के बाद उन नौजवान छात्रों के लिए जो उन गैर मान्यता प्राप्त मदरसों में पढ़ रहे हैं या हमारे मान्यता प्राप्त मदरसों में पढ़ रहे हैं, तमाम छात्रों का जब एक आंकड़ा आएगा, सरकार कोई भी पॉलिसी, कोई भी स्कीम्स, कोई भी योजना बनाती है तो निश्चित तौर पे हर व्यक्ति तक, हर छात्र तक, हर नौजवान तक योजनाएं पहुंचे, ये चीजें सुनिश्चित हो पाएंगी। यूपी के हर जिलों में मदरसों का सर्वे किया जा रहा था। उनमें से कुछ ऐसे मदरसे भी मिले जिसमें बच्चे भी नहीं पढ़ रहे थे और कुछ मदरसे बंद पाए गए। तो कुछ मौलानाओं ने कहा कि मदरसे कई सालों से चल रहे हैं तो गैर मान्यता प्राप्त कैसे हो गए। योगी सरकार का मकसद है कि मदरसों में पढ़ने वाले बच्चों को भी योजनाओं का लाभ मिले और इसीलिए जिलाधिकारियों को 5 अक्टूबर तक मदरसों के सर्वे को पूरा करने का निर्देश दिया गया था, जिसमें पूछा जाना था कि मदरसों की जमीन किसकी है, मदरसे में कितने बच्चे पढ़ते हैं, मदरसे का सिलेबस क्या है, मदरसे को फंड कहां से मिलता है।
इन्हीं सवालों की कसौटी पर मदरसों को परखा गया है और ये जानने की कोशिश हुई है कि कितने मदरसे बिना रजिस्ट्रेशन के चल रहे हैं, जिसमें से करीबन 7,500 से ज्यादा मदरसे मान्यता के पैमाने पर फेल हो गए। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और अब आप ये जान लीजिए कि मदरसों के सर्वे का मकसद क्या था। सर्वे का मकसद क्या है? मुस्लिम बच्चों को योजनाओं का लाभ मिल सके, ये बात कही जा रही है। इसके अलावा पढ़ाई के स्तर में सकारात्मक बदलाव हो पाए, बच्चों को मॉडर्न एजुकेशन देने की कोशिश की जा रही है। मदरसे में शिक्षा की व्यवस्था सरकार करेगी, ये भी इसके जरिए सुनिश्चित किया जाएगा। समाज की मुख्य धारा में लाने की कोशिश हो रही है इन मदरसों और इनमें पढ़ने वाले बच्चों को। वहीं सरकार एक तरफ मदरसों के सर्वे से बच्चों को मुख्य धारा से जोड़ने की कोशिश कर रही है, तो विपक्ष को ये बात पसंद नहीं आ रही। विपक्ष को मदरसे के सर्वे में भी वोट बैंक नजर आ रहा है। मायावती ने मदरसों के सर्वे पर सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि गैर मान्यता प्राप्त मदरसे गरीब बच्चों के लिए हैं। मदरसे गरीब बच्चों को तालीम देने में लगे हुए हैं। गैर सरकारी मदरसे सरकार पर बोझ नहीं है और ऐसे में मदरसों पर सरकार की दखल नहीं होनी चाहिए, उन्होंने सवाल उठाए। साथ ही ये भी कि क्या सरकार सरकारी मदरसा बनाएगी, ये सवाल उनकी तरफ से पूछा गया। और यूपी में शिक्षा की हालत बदतर है, इस बात का भी जिक्र किया गया। उधर मायावती के बयान पर प्रतिक्रियाएं भी आने लगी हैं। देखिए ये रिपोर्ट। कि बहन जी ने उस विचार को व्यक्त किया है जिस विचार को देश के अंदर रहने वाला दबा हुआ कुचला हुआ समाज, खास तौर से जो अल्पसंख्यक के ऊपर जिस प्रकार से टारगेट करने का प्रयास हो रहा है, उसको उन्होंने अपने शब्दों में परिभाषित करने का काम किया। और निश्चित रूप से जो दीनी मदारिस अपने सरकार चंदे से चल रहे हैं, वो अपने बच्चों को तालीम दे रहे हैं और तालीम के देने के बाद भी अगर उनको इस प्रकार से टारगेट किया जा रहा है। नहीं, भारतीय जनता पार्टी कोई मदरसे की विरोधी नहीं, मदरसी शिक्षा चल रही है। जो अवैध मदरसे चल रहे हैं उनको चिन्हित करके उनको बंद करने का विचार किया गया है। और अवैध कुछ भी चले, चाहे वो मदरसा चले, कोई प्राथमिक विद्यालय चले, कोई हिंदी मीडियम का, इंग्लिश मीडियम का, या किसी भी प्रकार से अवैध जो भी है वह अवैध है, जो वैध है वो वैध है। देखिए, उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में जिस तरीके से अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों ने एक तरफा समाजवादी पार्टी को वोट किया था, उससे भारतीय जनता पार्टी और बसपा में बौखलाहट है। आज भारतीय जनता पार्टी और बसपा भी मुसलमानों की बात कर रही है, लेकिन देश और प्रदेश का मुसलमान जानता है कि उनके हितों की बात कौन करता है। वो भारतीय जनता पार्टी और बसपा के बहकावे में आने वाले नहीं है। बहन जी का देखिए जनाधार खिसक चुका है और बहन जी के पास कोई भी अब मुद्दे नहीं बचे हैं, क्योंकि 4 बार मुख्यमंत्री रहने के बाद भी उन्होंने मुसलमानों के हक के लिए कोई कार्य नहीं किया है। दूसरी चीज़ ये मदरसों का, जहाँ तक सर्वेक्षण की बात है, तो मदरसों का सर्वेक्षण उनके विकास के लिए किया जा रहा है। जहाँ पे दिक्कतें होंगी पता चलेगा सरकार को, तो सरकार हो सकता है भविष्य में उनको अनुदान भी दे या उनको किसी बोर्ड में शामिल कराने की पहल कर सकती है। उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था को लेकर योगी मॉडल देश भर में हिट है। अपराध का सफाया हो या फिर महिला अपराधों में सजा दिलाने की बात, एनसीआरबी के आंकड़ों में उत्तर प्रदेश सबसे आगे है। सीएम योगी आदित्यनाथ की सख्त प्रशासक छवि की वजह से उत्तर प्रदेश की जनता सुरक्षित हुई है। एनसीआरबी की रिपोर्ट के मुताबिक महिला अपराध में 6.2% की कमी दर्ज की गई है। इसके अलावा बाल अपराधों की बात की जाए तो 11.11% की कमी आई है। साइबर क्राइम में 22.6% की बड़ी कमी देखी गई है। वहीं यूपी में सांप्रदायिक सौहार्द की बात की जाए तो केवल एक सांप्रदायिक हिंसा की घटना ही एनसीआरबी रिपोर्ट के मुताबिक सामने आई है। योगी मॉडल से बदली यूपी की तस्वीर, दंगाइयों की शामत, माफियाओं पर आफत, अपराधियों पर लगाम, अपराध पर विराम, महिला अपराध में कमी, एनसीआरबी की मुहर। योगी मॉडल जिसकी देश भर में चर्चा हो रही है, योगी मॉडल जिससे अपराधियों में डर है, खौफ है, योगी मॉडल जिससे माफिया थर थर कांप रहे हैं, उसी योगी मॉडल ने यूपी की पूरी तस्वीर बदल दी है। सत्ता में वापसी के बाद सीएम योगी की कानून व्यवस्था को लेकर सख्ती के परिणाम धीरे धीरे सामने आ रहे हैं
और एनसीआरबी के आंकड़े भी इसकी गवाही दे रहे हैं। दावा किया जा रहा है कि मुख्यमंत्री योगी की सख्त प्रशासक छवि से यूपी की जनता पहले के मुकाबले खुद को सुरक्षित मानती है। एनसीआरबी के ताजा रिपोर्ट में महिलाओं और बच्चों के खिलाफ अपराधों में कमी आई है। हमने उस संकल्प पर बिल्कुल 100% काम किया और उसके परिणाम अब एनसीआरबी के डाटा से दिखाई पड़ रहे हैं। वरना वो उत्तर प्रदेश जो दंगों से लगातार ग्रसित रहा करता था, उत्तर प्रदेश के हर जिले में कर्फ्यू उसकी नियति बन गई थी। लेकिन योगी आदित्यनाथ जी के कठोर प्रशासन से आज उत्तर प्रदेश की छवि बदली है और इसीलिए 37 वर्षों के बाद कानून व्यवस्था एक सकारात्मक मुद्दा हुआ, जिस पर सरकार दोबारा रिपीट होकर के आई और उत्तर प्रदेश ने इतिहास रच दिया। और आज कानून व्यवस्था की उत्तर प्रदेश के उदाहरण अलग अलग राज्य अपने अपना रहे। एनसीआरबी की रिपोर्ट में यूपी को दंगा मुक्त प्रदेश बताया गया है। देश में 2021 में कुल 378 सांप्रदायिक हिंसा की घटनाएं दर्ज हुई हैं, लेकिन यूपी इकलौता ऐसा प्रदेश है जिसमें केवल एक घटना हुई है। अगर एनसीआरबी के आंकड़ों को सही माने तो फिर यूपी दंगा मुक्त है। एनसीआरबी के आंकड़ों के आधार पर दावा किया जा रहा है कि यूपी में बच्चों के खिलाफ होने वाले अपराधों में भी बहुत कमी आई है। बाल अपराधों में 11.11% की कमी आई है। साल 2019 में यूपी में महिलाओं के खिलाफ 59,853 मामले दर्ज हुए थे, लेकिन इसके बाद साल 2021 में घटकर ये मामले 56,083 हो गए हैं। साफ है कि साल 2019 की तुलना में 2021 में महिला अपराधों में 6.2% की कमी आई है। इसी आंकड़ों के जो उत्तर प्रदेश में अपराधों में कमी आई की बात कही है वो झूठी है। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में एक बहन का अपहरण करके किया जाता है, फिर उसके साथ बलात्कार होता है। वो बहन थानों के चक्कर लगाती है, उसका मुकदमा नहीं लिखा जाता है, बहुत दबाव के बाद वो मुकदमा लिखा जाता है। यही हाल पूरे उत्तर प्रदेश का है। विपक्ष को एनसीआरबी के आंकड़ों पर यकीन नहीं हो रहा, लेकिन महिला अपराध हो या फिर बच्चों के खिलाफ होने वाले अपराध या फिर साइबर क्राइम, जिसमें 22.6% की कमी आई है। और एनसीआरबी की ये रिपोर्ट योगी पूर्व बीएसपी, एमएलसी और खनन माफिया हाजी इकबाल पर पुलिस का शिकंजा कसता ही जा रहा है और इसी क्रम में पुलिस ने हाजी इकबाल के बेटे को गिरफ्तार किया। वाजिद को दिल्ली के इंदिरा गांधी एयरपोर्ट से गिरफ्तार किया गया। कई मुकदमों में वांटेड वाजिद भारत से दुबई भागने की फिराक में था। पुलिस ने उसे एयरपोर्ट से ही दबोच लिया और इसके बाद पुलिस उसे लेकर सहारनपुर पहुंची, जहां कोर्ट में पेश किया गया। कोर्ट ने उसे 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा है। आपको बता दें, वाजिद पर 50,000 रुपए का इनाम घोषित था और उसके ऊपर सहारनपुर के अलग अलग थानों में 2 दर्जन के आसपास मुकदमे भी दर्ज हैं। वो लंबे समय से वांटेड चल रहा था और पुलिस ने उसके खिलाफ लुकआउट नोटिस भी जारी कर रखा था। और अब बात करते हैं निकाय चुनाव की। निकाय चुनाव में बीजेपी इस बार डबल धमाके की तैयारी के साथ मैदान में उतरने वाली है। पहला आरक्षण फॉर्मूला और दूसरा पसमानदा प्लान से बीजेपी के प्रति मुस्लिमों का बढ़ता क्रेज। भूपेंद्र चौधरी ने दावा किया है कि मुस्लिम समुदाय के लोग भी अब बीजेपी के टिकट पर चुनाव लड़ना चाहते हैं और इसकी शुरुआत निकाय चुनाव में देखने को मिल सकती है। जो प्रबल दावेदार होंगे उन्हें टिकट भी मिल सकता है, इस बात के उन्होंने संकेत दिए। निकाय चुनाव में इस बार बीजेपी और समाजवादी पार्टी के बीच जबरदस्त फाइट है। दोनों पार्टियां अपनी रणनीति पर काम कर रही है और अल्पसंख्यक दलित वोट बैंक पर नजर भी बनाए हुए हैं। लेकिन इस बीच योगी सरकार ने नगर निकाय चुनाव के लिए वार्डों का आरक्षण फॉर्मूला तय कर दिया है। बताया जा रहा है कि सीमा विस्तारित होने पर या नए वार्ड बनने पर अगर 50% से ज्यादा संख्या बढ़ती है तो नया मानते हुए इसके लिए भी आरक्षण तय किया जाएगा। आबादी के हिसाब से पहले अनुसूचित जनजाति की महिला के लिए आरक्षण किया जाएगा। इसके अलावा पुराने वार्डों में चक्रानुक्रम सिस्टम से रिजर्वेशन तय होगा। इसी साल हुए विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने एक भी मुस्लिम उम्मीदवार को टिकट नहीं दिया था। इससे पहले हुए 2017 के विधानसभा, 2014 और 2019 के लोकसभा चुनाव में भी कोई मुस्लिम उम्मीदवार को मैदान में नहीं उतारा था। लेकिन इस साल होने जा रहे नगर निकाय चुनाव में बीजेपी में बड़ा बदलाव दिखाई दे सकता है, क्योंकि इस बार बड़ी संख्या में मुस्लिम समाज बीजेपी से टिकट की मांग कर रहा है। नगर निकाय चुनाव में पार्टी बड़ी संख्या में मुस्लिम प्रत्याशियों को मैदान में उतारेगी। दावा किया जा रहा है कि योगी मोदी की जोड़ी ने
प्रदेश का राजनीतिक भूगोल बदल दिया है। उत्तर प्रदेश में हवा का रुख अब बदल चुका है। सपा बसपा का दामन छोड़ मुस्लिम भी अब बीजेपी से टिकट मांग रहे हैं। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी ने ये दावा किया है। उन्होंने कहा, मुस्लिम समाज के लोग टिकट मांग रहे, निकाय चुनाव लड़ने की इच्छा जता रहे। बीजेपी मुस्लिमों पर भी चुनावी दाव लगाएगी। आवेदक दमदार हुए तो बीजेपी मौका देगी। कमल खिलाने का संकल्प दिलाया जा रहा है। बीजेपी का चाहे आरक्षण फॉर्मूला हो या फिर पसमानदा प्लान, दोनों निकाय चुनाव में दमखम से देखा जाएगा, क्योंकि जिस अल्पसंख्यक और दलित वोट बैंक के सहारे समाजवादी पार्टी और बीएसपी यूपी के चुनावी मैदान में दमखम आजमाती रही है, उस पर इस बार बीजेपी की नजर है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। इधर समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने परिवार के साथ बांके बिहारी महाराज के दर्शन पूजन किए। उनके साथ पूर्व सांसद धर्मेंद्र यादव भी थे। परिवार के साथ अखिलेश यादव ने विधि विधान के साथ बांके बिहारी के दर्शन पूजन किए, पूजा अर्चना की। सेवायत गोपी गोस्वामी, श्रीनाथ गोस्वामी और मयंक गोस्वामी ने ठाकुर जी का पूजन कराया। परिवार को ठाकुर जी का प्रसाद और अंग वस्त्र भेंट किया। अखिलेश ने सेवायत को दक्षिणा भी दी। अखिलेश यादव ने 20 मिनट तक मंदिर में रहकर पूजन किया। इस दौरान अखिलेश यादव और उनका पूरा परिवार भक्तिभाव में डूबा दिखाई दिया। दर्शन के बाद वो मंदिर सेवायत आचार्य गोपी गोस्वामी की गद्दी पर गए। यहाँ आचार्य गोपी गोस्वामी ने उन्हें ठाकुर जी की छवि भेंट की। ये तस्वीरें आज की, जब अखिलेश यादव सब परिवार पहुंचे बांके बिहारी के दर्शन के लिए, पूजन के लिए। लगभग 20 मिनट का वक्त उन्होंने परिवार के साथ मंदिर के अंदर ही बिताया। पूजा अर्चना करने की ये तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। फिर गोवर्धन पर्वत की परिक्रमा के लिए निकले। शीतकाल के लिए भगवान केदारनाथ धाम के कपाट बंद किए जाएंगे। इससे पहले आज सुबह 11 बजे केदारनाथ में कपाट बंद करने की प्रक्रिया शुरू हो गई। बाबा केदार की भोग मूर्तियों को चल उत्सव विग्रह डोली में विराजमान किया गया और सबसे खास बात ये कि कपाट बंद होने से पहले बाबा केदार का स्वर्ण श्रृंगार किया गया। दीवारें, जलेरी और छत अब सोने से आच्छादित हो गई हैं। स्वर्ण मंडित हुई केदारनाथ के गर्भगृह की दीवारें, जलेरी और छत भी सोने से सजी। दीवारों पर सोने से अद्भुत नक्काशी, सोने की परतों से सजाया गया बाबा का धाम। कल बंद होंगे द्वार, उससे पहले स्वर्ण श्रृंगार। केदारनाथ धाम के गर्भगृह का नजारा स्वर्ण लोक से कम नहीं। 550 सोने की परतों से गर्भगृह की दीवारों को नया रूप दिया गया है। कई श्रद्धालु ऐसे हैं जो पहली बार दर्शन कर रहे हैं और कई श्रद्धालु ऐसे हैं जो इससे पहले जो हैं वो दर्शन कर चुके हैं। तो जो पहले दर्शन कर चुके हैं उनके लिए वाकई में अद्भुत नजारा होगा, क्योंकि अब सोने की जो परत चढ़ी हुई है गर्भगृह के अंदर वो देख रहे हैं। और इससे पहले जब उन्होंने देखा तो ऐसा नहीं था, इसलिए वो लोग ज्यादा उत्साहित है। कुछ लोगों से मेरी बातचीत भी हुई थी और जब वो लौट कर आए तो उन्होंने बताया कि बहुत ही सुंदर दिव्य अलौकिक दृश्य जो है वो देखने को मिल रहे हैं। ये कतार देखिए आप, लंबी कतार यहाँ पर लगी हुई है जो कि दर्शन करने के लिए यहाँ पर आए हुए हैं। बाबा केदार के पैदल चलकर श्रद्धालु यहाँ आए हुए हैं बाबा के दर्शन करने के लिए। कुछ श्रद्धालु मौजूद है, उनसे हम बातचीत कर लेते हैं। कहाँ से आए हैं सर आप? दिल्ली से आए हैं। ये बताइए कैसा लग रहा है इस पावन धरा पर पहुंचकर? बहुत बढ़िया लग रहा है। ऐसे दर्शन करना हर किसी को नहीं मिलता है, हमें सौभाग्य मिला है। इससे पहले किए हैं दर्शन या फर्स्ट टाइम है? फर्स्ट टाइम आया। फर्स्ट टाइम है। तो आपको ये भी बता दें कि यहाँ पर सोने की गर्भगृह जो है वो चढ़ चुकी है बाबा केदार की, तो पहली बार वो दिव्य दर्शन आप करने जा रहे हैं? अच्छा जी, हम तो पहली बार आए, देखेंगे, दर्शन करेंगे। पहली बार देखेंगे। ये बताइए आप क्या कहेंगे सर? बहुत अच्छा लगता है मैम यहाँ पर आकर। हम तो यहाँ दूसरी बार आए हैं, पहले आपदा से पहले 2012 में आए थे। अच्छा। उस टाइम बड़ा अच्छा लगा था यहाँ आके, तो दोबारा से अब
2022 में भोले बाबा ने दोबारा बुलाया हमें यहाँ प्रदर्शन के लिए। बहुत ही अच्छा, बहुत ही आनंद आया। कहाँ से आए आप? हरियाणा यमुनानगर से। अच्छा, हरियाणा से आए। बताइए, तो आज तो आप दिव्य दर्शन करने वाले हैं, नया एक अलौकिक रूप आपको दिखेगा। मुझे भोले बाबा की कृपा है, उनकी कृपा से देखना मिला है, उनकी कृपा से यहाँ पर पहुंचे हैं। वरना हमारी क्या वो हमें यहाँ पहुंचने का सौभाग्य जो बाबा की कृपा से मिला है। जी, आप क्या कहेंगे सर, कैसा फील हो रहा है? क्योंकि यहाँ पर आकर एकदम से अलौकिक अनुभूति होती है। फर्स्ट टाइम यहाँ पे आओ, बहुत ही अमेजिंग लग रहा है। मतलब ट्रैक करके आओ घोड़े से या फिर हेलीकॉप्टर से आओ और फिर यहाँ का नज़ारा देखने लायक है, जो कैलाश पीछे दिख रहा है और बाबा का तो बोलना ही क्या। मतलब मैं इमेजिन नहीं कर सकता, मेरा फर्स्ट टाइम है और बहुत ही खूबसूरत दिख रहा है। मतलब हम तो फैमिली के साथ आए हैं, 3-4 बंदे हैं, लेकिन बहुत ही अच्छा खूबसूरत, जो हमने सोचा नहीं था उस तरीके की चीजें हुई हैं। केदारनाथ के अंगना में श्रद्धालु साधना करने पहुंच रहे हैं। आस्था का सैलाब देखने को मिल रहा है। चारों तरफ भक्तों की भारी भीड़ है। लोग बाबा केदार के जयकारों के साथ दीदार के लिए अपनी बारी का इंतजार करते दिखे। हर चेहरे पर भक्ति के भाव और खाली पांव लाइन में खड़े नजर आए। दूर दूर से केदारनाथ पहुंचे भक्तों की बस एक ही तमन्ना थी, कैसे भी बाबा का दीदार हो जाए और उनकी मनोकामना पूर्ण हो जाए। जैसे मैंने पहले भी कहा कि हमने जो पुरातत्व विभाग के जो एक्सपर्ट्स हैं उनके साथ में राय मशविरा की, उनकी सलाह ली और उनके सलाह में और उनकी देखरेख में पूरी तरीके से ये कार्य कराया गया। किसी प्रकार से भी कि हमने को जो पौराणिक मान्यता है उनके साथ में कहीं छेड़छाड़ नहीं करी। शीतकाल के लिए भगवान केदारनाथ धाम के कपाट बंद किए जाएंगे। इससे पहले सुबह 11 बजे केदारनाथ में कपाट बंद करने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। बाबा केदार की भोग मूर्तियों को चल उत्सव विग्रह डोली में विराजमान किया गया। इसके बाद विधि विधान से बाबा की डोली को मंदिर के सभा मंडप में विराजमान किया गया है। शाम को जो है भगवान की 4 पैर की पूजा होती है और भगवान को समाधि में जो वो कर दिया जाता है रात को। और कल जो है सवेरे जो है भगवान की चल विग्रह डोली जो है उखीमठ अपने गद्दी उखीमठ ओंकारेश्वर मंदिर के लिए प्रस्थान करेगी। यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। जल्द लौटेंगे कुछ और खबरों के साथ।